अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो है वो उसको क्विकली रिवाइज करेंगे, विच इज़ अबाउट द थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अब देखो, ये चैप्टर है ही हमारे पास जो है वो बॉन्डिंग के रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली बॉन्डिंग होती क्या है, बॉन्ड्स बनते क्यों हैं, उनका पर्पस क्या है, उनकी टाइप्स देखेंगे। फिर उसके बाद यही जो बॉन्डिंग है इनके रिलेटेड कुछ थ्योरीज जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने प्रपोज की थी, तो उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। तो केमिकल बॉन्ड इट इज़ बेसिकली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड्स टू एटम्स टुगेदर। ठीक है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो दो एटम्स को जो है वो आपस में बाइंड करवाती है, उसे हम लोग जो है वो केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब केमिकल बॉन्ड जो है वो क्या करता है, बैलेंस करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों को। तो आप लोगों से एमसीक्यू में पूछ सकता है कि हमारे पास ये जो केमिकल बॉन्ड है ये किसको जो है वो बैलेंस करता है, सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को या सिर्फ फोर्स ऑफ रिपल्जन्स को या दोनों को या किसी को भी नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो केमिकल बॉन्ड होता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन दोनों को बैलेंस करता है। ठीक है, एट द पर्टिकुलर डिस्टेंस। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये केमिकल बॉन्ड्स बनते क्यों हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स बनने के 4 पर्पसेज हैं। नंबर 1, टू अटेन द ऑक्टेट स्टेट एंड डुप्लेट। ऑक्टेट ये होता है कि लाइक लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसे ऑक्टेट कहते हैं, 2 हो तो डुप्लेट कहते हैं। ठीक है, सो ऑक्टेट और डुप्लेट को जो है वो अटेन करने के लिए केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, या फिर एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए भी केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। और केमिकल बॉन्ड्स बनने का एक पर्पज़ ये भी है कि रिएक्टिविटी को जो है वो डिक्रीज़ करवाना। ठीक है, सो ये 4 पर्पसेस हैं, आपको पता होना चाहिए, यहाँ से एमसीक्यू जो है वो आ सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स हमारे पास 4 तरह के होते हैं: आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड को जो है वो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, या फिर कर्नल बॉन्ड भी कहते हैं, या फिर कोर बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, ये इसके डिफरेंट नेम्स हैं। कोवेलेंट बॉन्ड को जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी कहते हैं, और जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है इसको डेटिव बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग जो है वो डॉट्स के जरिए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आपको इनके सेकंड नेम्स पता होना चाहिए, एमसीक्यू का पता नहीं चलता, वो कहीं से भी आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास लीवर्स थ्योरी। अब लीवर्स थ्योरी बेसिकली इसने एक्सप्लेन की द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम, कि लाइक जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, वो लीवर्स थ्योरी ने बताए थे। अब ये थ्योरी जो है वो आगे जाकर फेल हो गई थी, क्योंकि इसने जो है वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, सो आपको इसके सक्सेस का पता हो कि लाइक इस थ्योरी का मकसद क्या था, या इसने किस चीज़ को एक्सप्लेन किया था, या फेलियर का पता हो कि लीवर्स थ्योरी क्यों फेल हुई थी, एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, अब ऑब्वियसली लीवर्स थ्योरी जो है वो उसने ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं किया था। फिर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो वेस्पर थ्योरी आई थी। ठीक है, अब यहाँ पर वेस्पर थ्योरी कहते हैं कि इट एक्सप्लेन्स द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। ज्योमेट्री ऑफ द CH3 इज टेट्राहेड्रल, H2O की जो है वो एंगुलर ज्योमेट्री होती है, NH3 की जो है वो ट्राइगोनल बाइपैरामिडल होती है, और BF की जो है वो ट्राइगोनल प्लानर जो है वो ज्योमेट्री होती है। ये चारों जहाँ पे जो ये ज्योमेट्रीज लिखी हुई हैं ये इंपॉर्टेंट है फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, यहाँ पर वेस्पर के जो है वो पास्टुलेट्स नहीं मेंशन, लेकिन वो आप लोगों ने बुक से रीड कर लेने हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ से समटाइम्स MCQs जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ये टेबल है, टेबल को आप लोगों ने एज इट इज़ जो है वो याद करना है। बस आप लोग इसको ये समझ के याद कर लो कि यहाँ से 1-2 MCQs लाजमी आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स गिवन है, फॉर एग्जांपल BeCl2। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, 2 हैं। लॉन पेयर्स कितने हैं, 0 हैं। बॉन्ड पेयर कितने हैं, वो 2 हैं। इसकी जो है वो ज्योमेट्री क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री वो लीनियर है, और ज्योमेट्रिकल शेप भी इसकी लीनियर है। बॉन्ड एंगल इसमें 180 है, और हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस तरह से आप लोगों ने ये बाकी चीज़ें भी देख लेनी है। अब इसको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन तो कर सकता नहीं, क्योंकि रट्टे वाली चीज़ें हैं, इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली बात भी नहीं है। सो आप लोगों ने इस टेबल को लाजमी देखना है। ठीक है, अगर आप लोग सारा नहीं याद कर सकते तो जो इसमें स्पेशल या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल आप BeCl2 का याद कर लो। ठीक है, H2O का देख लो, NH3 का देख लो, BF3 का देख लो, PCl3 का देख लो, या PCl5 का देख लो, CH4 भी इंपॉर्टेंट है, इसका देख लो। मतलब जो इंपॉर्टेंट है कम से कम उनका तो आप लोग याद कर लो, कि लाइक उसमें कितने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, या उसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, लॉन पेयर कितने हैं, उसकी ज्योमेट्री क्या है, बॉन्ड एंगल उसमें कितना है, हाइब्रिडाइजेशन उसमें क्या है। तो यहाँ से MCQs आते हैं, ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको लाजमी देखना है। अब यहाँ पे नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन हैं। जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो उस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल ट्राइगोनल प्लेनर होगा ना तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होगी। ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल होगा तो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी।
अगर कोई मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री जो है वो स्क्वायर प्लानर है तो उसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर कोई मॉलिक्यूल जो है वो ट्राइगोनल बाईपैरामिडल है तो उसकी DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और अगर कोई मॉलिक्यूल ऑक्टाहेड्रल है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो D2sp3 होगी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 चीज़ें हैं, तो ये भी आप लोगों ने लाजमी अपने जहन में रखनी है, ताकि आप लोगों को कोई मॉलिक्यूल दिया हो उसमें आप लोगों को बोला जाए कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो आप लोग उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रा करके या उसके स्ट्रक्चर को देख के ईजिली उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो बता सकते हो। ठीक है, अगर कोई फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, उसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है, तो आप लोगों से अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कोई पूछे कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो आप लोग आंखें बंद करके कह सकते हो कि लाइक उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो भी मॉलिक्यूल लीनियर होता है उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी रेजोनेंस। अब रेजोनेंस में इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, तो कहते हैं कि वेरियस फॉर्म्स या वेरियस स्ट्रक्चर्स फॉर द सेम मॉलिक्यूल, उसको हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं या कोनैनिकल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, या इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम लोग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। ठीक है, और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है किसी मॉलिक्यूल का तो उसको हम लोग जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब रेजोनेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट आगे मैं पॉइंट बता रहा हूँ, कहता है कि रेजोनेंस इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये एमसीक्यू समटाइम्स आ जाता होता है। ठीक है, सो ये आप लोगों ने लाजमी जहन में रखना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर फॉर द गिवन मॉलिक्यूल हैज़ द सेम अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। ठीक है, एटम्स की अरेंजमेंट जो है वो सेम होती है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के लिए या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के लिए, तो ये आपको पता हो। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ द पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो सेम इन द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, देखो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने 2-3 चीज़ें देखी हैं कि एक तो उनमें हमारे पास जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो सेम होती है। ठीक है, और जो टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। ये 2 पॉइंट्स आप लोगों ने लाजमी याद रखने हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब नेक्स्ट है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी बेसिकली इट इज़ द एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर माइनस रेजोनेंस ऑफ द हाइब्रिड एनर्जी या रेजोनेंस हाइब्रिड एनर्जी, तो हमारे पास वो किसके इक्वल है, रेजोनेंस एनर्जी के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये रेजोनेंस एनर्जी का बेसिकली फार्मूला समझ लें कि वो लिखा हुआ है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेजोनेंस एनर्जी जो है इसका स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू पॉइंट्स हैं। कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इक्विवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 2 हाल्फ फिल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, आप लोगों से एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बनते हैं ओवरलैपिंग ऑफ 2 हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स या फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपको पता हो कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मिलके जो है वो क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब इसमें हम लोग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को पढ़ते हैं। सिग्मा बॉन्ड को आपको पता है कि ये हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ द 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स से जो है वो बनता है, और जो पाई बॉन्ड होता है बेसिकली इट इज फॉर्म बाय द पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ द 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये सिंपल उनकी डेफिनेशन लिखी हुई हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड जो है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है और पाई बॉन्ड जो है वो पैरेलल ओवरलैपिंग। देखो पी से पाई एंड पी से पैरेलल। ठीक है, तो ये आप लोग इसको याद कर लो, एमसीक्यू कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, और केमिस्ट्री में मैंने आपसे पहले भी कहा कि एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज़ भी होते हैं, लेकिन 30 to 35% या 40% जो है वो सिंपल रट्टे वाले एमसीक्यूज़ भी होते हैं। तो कम से कम एटलीस्ट आप लोग इन पॉइंट्स को तो बहुत अच्छी तरह से अपने जहन में जो है वो बैठा लो, ताकि वो जो 30-35% या 40% रट्टे वाले एमसीक्यूज़ आते हैं, कम से कम आप लोग उनको तो ठीक कर लो ना। ठीक है, बाकी तो आपकी किस्मत है। अच्छा, नेक्स्ट कहते हैं द ओवरलैपिंग atomic orbitals retain their individuality while in MOT these overlapping atoms orbitals lose their individuality। कहते हैं कि हमारे पास ये जो ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ये अपनी इंडिविजुअलिटी को जो है वो रिटेन करते हैं, लेकिन MOT ने कहा कि हमारे पास ये जो ओवरलैपिंग एटम्स होते हैं ये अपनी इंडिविजुअलिटी को जो है वो लूज़ करते हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने लाजमी जहन में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से, ये आपको पता है, ये तो आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है या पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। नेक्स्ट, ये भी आप लोगों का जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन था, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो आगे मैं 2-3 पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, कि अगर जब भी सिंगल बॉन्ड हुआ कहीं पे भी तो वो सिग्मा बॉन्ड ही होगा। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड आ गया ना तो उसमें एक बॉन्ड सिग्मा का होगा
और एक बॉन्ड जो है वो पाई का होगा। और अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हमारे पास उसमें एक बॉन्ड सिग्मा का होगा और 2 पाई बॉन्ड्स होंगे। ये 3 पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने लाजमी जहन में रखने हैं, ठीक है। अब वीबीटी के कुछ हमारे पास ड्रॉबैक्स हैं कि लाइक ये थ्योरी क्यों जो है वो फेल हो गई थी, क्योंकि इसने जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं किया था, इसने ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स या आयंस को एक्सप्लेन नहीं किया था, इसने पैरामैग्नेटिज्म को भी जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया था। और ये तीनों एस्पेक्ट्स ऐसे हैं कि जिसको आगे जाकर एमओटी थ्योरी ने जो है वो एक्सप्लेन किया था। वो आगे जब हम लोग एमओटी थ्योरी देखेंगे तो उसमें ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑर्बिटॉल्स आ जाते हैं। ऑर्बिटॉल्स ऐसा रीजन होता है जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होती है, लाइक 95% होती है, ठीक है। आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि इट इज़ द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, तो वो कौन सा रीजन है? ऑर्बिट है, ऑर्बिटॉल है, शेल है, सब शेल है। तो ऑर्बिटॉल में हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ऑर्बिटॉल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, कुछ एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स होते हैं। ऑर्बिटॉल्स ऐसे ऑर्बिटॉल्स जिनमें हमारे पास एक न्यूक्लियस हो तो उसे हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटॉल कहते हैं, और जिसमें एक से ज़्यादा होते हैं तो हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल कहते हैं। ये आप लोगों के पास एग्जांपल्स गिवन है, आप लोग इनको देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन जो है वो बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द डिफरेंट ऑर्बिटॉल्स आर मिक्स्ड टू गिव इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स, ठीक है। इसमें हम लोग डिफरेंट ऑर्बिटॉल्स को मिक्स करते हैं और हमारे पास एज अ रिजल्ट एक हाइब्रिड ऑर्बिटॉल बनता है जिसकी सेम शेप होती है और एनर्जी भी सेम होती है। तो आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स होते हैं उसमें शेप और एनर्जी दोनों सेम होती हैं। आप लोगों से डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हैं, ऑप्शंस दे सकते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स हैव सेम एनर्जी एंड सेम शेप एंड सेम एनर्जी, सेम शेप बट डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एनर्जी। तो मतलब इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस बना के आप लोगों को दिया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कुछ हमारे पास टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। SP है, SP2 है, SP3 है, DsP2 है, DsP3 है, D2sP3 है। अब इनका आप लोगों को ये चीज़ें हम लोगों ने पहले भी एक्सप्लेन की, वेस्पर थ्योरी के वो जो टेबल हम लोगों ने पढ़ा था उसके नीचे भी ये चीज़ें मैंने मेंशन की थी। वहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी लीनियर स्ट्रक्चर हुआ तो उसमें जो है वो SP हाइब्रिडाइजेशन होगी, ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर हुआ तो उसमें SP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, अगर टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर हुआ तो हमारे पास उसमें SP3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, अगर स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर हुआ तो उसमें हमारे पास DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, अगर ट्राइगोनल बाइपैरामीटल स्ट्रक्चर हुआ तो उसमें हमारे पास DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, अगर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हुआ किसी मॉलिक्यूल का तो उसमें D2sP3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो ये आप लोगों ने चीज़ें जो है वो लाजमी देखनी है। फिर आगे जो है वो बॉन्ड एंगल भी आप लोग इनसे डिटरमाइन कर सकते हो। जब भी कोई मॉलिक्यूल लीनियर हुआ तो उसमें 180 डिग्री एंगल होगा, जब भी कोई मॉलिक्यूल जिसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लानर होगा तो आप उसका जो बॉन्ड एंगल है वो 120 होगा। वो मॉलिक्यूल जिसका स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल हुआ तो उसमें बॉन्ड एंगल 109.5 हो सकता है, जैसे कि हमारे पास जो है वो CH4 में, ठीक है। स्क्वायर प्लानर कोई भी मॉलिक्यूल जिसका स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लानर हुआ तो उसमें बॉन्ड एंगल हमेशा 90 ही होगा, ठीक है। और अगर ऑक्टाहेड्रल हुआ तो उसमें भी हमारे पास 90 ही होगा। ट्राइगोनल बाइपैरामीटल में भी 90 भी हो सकता है और 120 भी हो सकता है, ठीक है। ये कुछ आप एक्सेप्शनल्स हो, ये चीज़ें देख लेंगे। लेकिन आप लोगों को जो है वो अगर किसी मॉलिक्यूल की शेप आप लोग एस्टिमेट कर सकते हो या बना सकते हो तो आप लोग इजीली उनसे फिर ये डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन का भी पता कर सकते हो और बॉन्ड एंगल का भी पता कर सकते हो। ये आप एक सिर्फ ये टेबल याद कर लो ना तो आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा MCQs यहीं से ही सॉल्व हो जाएंगे। अब आगे देखो उसने कुछ एग्जांपल्स भी दिए। देखो BeCl2 और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका देखो लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन करें MCQ में कि BeCl2 का बताओ कि लाइक इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है या फिर हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, तो देखो आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लो ना। BeCl2 का स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर होता है और लीनियर स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने कहा था कि उसमें SP हाइब्रिडाइजेशन होती है और बॉन्ड एंगल भी उसमें 180 होता है। तो मतलब आप इस टेबल को याद करके काफ़ी ज़्यादा MCQs जो है वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों ने इस टेबल को भी याद करना है, वो जो वेस्पर वाला टेबल था उसको भी याद करना है। अच्छे हाथ से आप लोगों के MCQs जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास सम इम्पॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशंस, ये स्पेशली पास पेपर से उठाई गई हैं। HCN का जो हाइब्रिडाइजेशन है लीनियर स्ट्रक्चर है तो SP है, ठीक है। अब जो OH है, OH बेसिकली इसका जो है वो टेट्राहेड्रल वो होता है तो इसमें SP3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। और जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 तो उसमें भी जो है वो SP3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या MOT। अब कहते हैं कि MOT यूजेस द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसमें जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिसकी आगे हमारे पास दो टाइप्स हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द ओवरलैपिंग एटम्स लूज देयर इंडिविजुअलिटी,
देखो हम लोगों ने ऊपर भी पिछली थ्योरी में भी बात की थी कि हम लोग MOD के मुताबिक ये कहते हैं जो हमारे पास ओवरलैपिंग एटम्स होते हैं वो अपनी इंडिविजुअलिटी को जो है वो लूज़ कर लेते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू, तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो है वो बनते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये आप लोगों को जो है वो लाजमी पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसी थ्योरी के मुताबिक कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, या बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह अभी हम लोग जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जी बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन टू एटम्स, तो उसे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशंस नहीं आती। ठीक है, अब इससे आगे जो हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे तो मोस्टली ये वो चीज़ें हैं जहाँ से एप्लीकेशन बेस्ड MCQ आते हैं। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन फार्मूला यहाँ पे मेंशन है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये रिलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। MCQ में पूछ सकता है बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन, लेकिन मोस्टली एप्लीकेशन ही जो है वो पूछी जाती है। आपसे पूछ सकता है कि H2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, ऑक्सीजन का बताओ, हीलियम का बताओ, नाइट्रोजन का बताओ। तो यहाँ पे ये एग्जांपल्स मेंशन है, आप लोग इनको याद कर लो एज इट इज़, दैट इज़ इट। ठीक है, मोस्टली कम से कम आप और कुछ नहीं कर सकते। तो जो आपकी बुक में जो ये चीज़ें हैं, ठीक है, बुक में हाइड्रोजन की मेंशन है, ऑक्सीजन की मेंशन है, हीलियम की है, नाइट्रोजन की है, कम से कम ये तो आप लोग याद करो, और मोस्टली यही जो है वो आ रही होती हैं। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इसका स्टेबिलिटी के साथ, बॉन्ड की स्ट्रेंथ के साथ और बॉन्ड की एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन बॉन्ड लेंथ के साथ बॉन्ड ऑर्डर का इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। आगे है जी हमारे पास ऑर्डर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये आप लोग इस ट्रेंड को देख लो, लेकिन ये MCQ में जो है वो नहीं आता, लेकिन फिर भी आप कम से कम एटलीस्ट इसको देख लो। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ बॉन्ड एंगल, द एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड्स, तो उसे हम लोग बॉन्ड एंगल कहते हैं। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि बॉन्ड एंगल पर डिपेंड करते हैं? बॉन्ड एंगल का बॉन्ड ऑर्डर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, एस करेक्टर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन बॉन्ड लेंथ के साथ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ, और हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन तीनों चीज़ों के साथ जो है वो बॉन्ड एंगल का इन्वर्स रिलेशन है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम्स के साथ इन्वर्स रिलेशन है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अब आप लोगों से वो MCQ में ये रिलेशंस नहीं पूछेगा, वो आप लोगों से एप्लीकेशन बेस्ड MCQ पूछेगा, और एप्लीकेशन बेस्ड MCQ आप लोग उसी वक्त सॉल्व कर सकते हो जब आप लोगों ने प्रैक्टिस की हो। प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आप लोग वहाँ पे सॉल्व कर सकोगे, अदरवाइज़ ये याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, याद करो लेकिन फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी करो इन पे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ उसने इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं। NH4 में हमारे पास जो है वो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, NH3 में फिर उससे थोड़ा कम होता है, और NH2 में जो है वो सबसे कम होता है इस ट्रेंड में। ठीक है, तो ये ट्रेंड आप लोग कम से कम जब बुक में एग्जांपल्स मेंशन होती हैं, कम से कम आप लोग वो तो याद कर ही सकते हो। ठीक है, अब NH4 में हमारे पास जो है वो लॉन पेयर जो है वो नहीं होते। ठीक है, और इसलिए जो है वो इसमें हमारे पास बॉन्ड एंगल जो है वो होता है, ज़्यादा होता है। NH3 में हमारे पास एक लॉन पेयर है, NH2 में हमारे पास जो है वो लॉन पेयर कितने हैं? 2 है। ठीक है, बाकी ये नीचे एक और ट्रेंड भी दिए हुए, आप लोग इसको भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट है बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, बेसिकली इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, और इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, जब बॉन्ड बनते हैं तो उस वक्त जो हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होती है उसे हम लोग बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, या फिर हमारे पास जो है वो जब बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, ठीक है, तो उस वक्त हमारे पास जो एनर्जी जो है वो होती है उसे हम लोग बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। अब ट्रेंड्स देखते हैं, हमारे पास SP में हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, उसके बाद SP2 एंड देन SP3। ये ट्रेंड आप लोग इसको याद कर लो। बाकी और भी ट्रेंड्स हैं बॉन्ड एनर्जी का जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के साथ और मल्टीप्लिसिटी और बॉन्ड ऑर्डर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, बॉन्ड लेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन है, साइज ऑफ एटम के साथ भी इन्वर्स रिलेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, S कैरेक्टर के साथ B डायरेक्ट रिलेशन है, और रिएक्टिविटी के साथ जो है वो इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, जितनी जो है वो बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी तो रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। अच्छा, देयरफॉर दोज मॉलिक्यूल्स विच हैज़ हाई एनर्जी आर मोर रिएक्टिव एंड लीस्ट स्टेबल एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो है वो जिनमें जो है वो जिनकी एनर्जी जो है वो हाई होगी, बॉन्ड एनर्जी जो है वो हाई होगी, तो वो ज़्यादा आर मोर रिएक्टिव एंड लीस्ट स्टेबल। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास बॉन्ड लेंथ।
अब बॉन्ड लेंथ बेसिकली इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स, ठीक है, उसे हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द एक्स-रे डायफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स विच आर यूज्ड टू डिटरमाइन द बॉन्ड लेंथ एक्सेप्ट। तो ये 3 मेथड्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी कुछ ट्रेंड्स है, बॉन्ड ऑर्डर के साथ बॉन्ड लेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन है, मल्टीप्लिसिटी के साथ इसका जो है वो इन्वर्स रिलेशन है। अब ये ट्रेंड्स तो मैंने आपको बता दिए, आप लोग इनको याद भी कर लोगे, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आप लोगों को चीज़ें जो है वो नहीं आने वाली, ठीक है। नेक्स्ट और मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह इसके बाद जब हम लोग ये सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस टेस्ट भी अरेंज करेंगे तो उसमें ये चीज़ें आप लोगों को मैं प्रैक्टिस करवा लूँगा, लेकिन आप लोग उससे पहले खुद भी प्रैक्टिस करो, ठीक है, ताकि फिर आप लोग वहाँ पे अपने आप को एग्जामिन कर सको कि आपने जो प्रैक्टिस की है, जो चीज़ें सीखी हैं वो कितनी वर्क कर रही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास डायपोल मोमेंट। बेसिकली डायपोल मोमेंट इज़ यूज टू मेजर द पोलैरिटी इन द मॉलिक्यूल। तो ठीक है, मॉलिक्यूल में पोलैरिटी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायपोल मोमेंट को यूज़ करते हैं। बेसिकली डायपोल मोमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है। चार्ज और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डायपोल मोमेंट आ जाता है। और डायपोल मोमेंट हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी आप लोगों को जो है वो लाजमी पता होना चाहिए। अब डायपोल मोमेंट में बेसिकली इसको हम लोग जो है वो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकली जो है वो ये आप लोगों को मैंने बताया कि चार्ज और डिस्टेंस को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये Q मल्टीप्लाई R के इक्वल होता है, ठीक है। इसका यूनिट जो है बेसिकली वो है कूलम मीटर, ठीक है, या फिर जो है वो इसका जो कॉमन यूनिट है उसे हम लोग डिबाई कहते हैं, ठीक है। एंड 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.34 इंटू 10 की पावर -30 सेंटीमीटर, सॉरी कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं है कूलम मीटर है, ठीक है। सो ये 5-6 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी डायपोल मोमेंट में, तो ये आप लोगों ने जो है वो लाजमी जहन में रखनी है। अब आगे उसने एक एग्जांपल दिया और उसको सॉल्व किया कि व्हाट इज़ द डायपोल मोमेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम यूनिट पॉजिटिव चार्ज 0.9177 एंगस्ट्रॉन। तो ये एग्जांपल है, सॉल्व है, आप लोग इसको जो है वो देख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं डायपोल मोमेंट की, तो वो देख लेते हैं। डायपोल मोमेंट बेसिकली इसके थ्रू हम लोग किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री को फाइंड कर सकते हैं, आयोनिक करैक्टर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और अब आयोनिक परसेंटेज आयोनिक नेचर किसके लिए होती है, ठीक है, ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड उसके डायपोल मोमेंट के मल्टीप्लाई 100, ठीक है। और इसके थ्रू हम लोग जो है पोलैरिटी को फाइंड करते हैं और डायपोल मोमेंट का जो है पोलैरिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए एक टास्क है, ठीक है, आप लोगों ने जो है वो इसको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। सेम रिलेशन यूज़ होगा जो ऊपर मेंशन है, ठीक है। परसेंटेज आयोनिक करैक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट मल्टीप्लाई 100, ये और दूसरा वो रिलेशन यूज़ होगा, ठीक है, Q मल्टीप्लाई R वाला, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको फाइंड करना है और कमेंट्स में अगर मुझे इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट है हमारे पास डायपोल मोमेंट ऑफ सम मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास जो सिस डाइक्लोरोब्यूटेन होता है उसका जो डायपोल मोमेंट है वो 1.89 होता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है वो 0.12 होता है और वाटर का जो है वो 1.84 डिबाई होता है। ये वही कॉमन एग्जाम्पल है जो कि आप लोगों की बुक में जो है वो मैंशनड है, ठीक है। अब नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ कहता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जिसमें हमारे पास कंप्लीट पॉजिटिव चार्जेस हों या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसमें हमारे पास कंप्लीट नेगेटिव चार्जेस हों तो वो 100% आयोनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पोलैरिटी और द आयोनिक करैक्टर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसमें जो है वो बेसिकली कहते हैं द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, तो उसे हम लोग पोलैरिटी कहते हैं। और पोलैरिटी को जो है वो आयोनिक करैक्टर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड भी जो है वो कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली ये अनइक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन द टू एटम्स, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप लोग जहन में रख लो, बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नीचे आते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो अब परसेंटेज ऑफ आयोनिक करैक्टर के बारे में देखते हैं। यहाँ पे जितने भी आगे अब पॉइंट्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये MCQ पॉइंट्स हैं। कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो दो एटम्स के दरमियान जो है वो 0 से 0.4 के इन बिटवीन हो तो हमारे पास वो जो बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर बॉन्ड होगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो दो एटम्स के दरमियान जो है वो 0.4 से ज़्यादा हो तो फिर ऐसा बॉन्ड हमारे पास जो है वो पोलर बॉन्ड कहलाएगा। 2 पॉइंट्स हैं, जहन में रखना है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो दो एटम्स के दरमियान जो है वो 0.9 से लेकर 1.7 तक हो, ठीक है, इसके दरमियान हो तो वो बॉन्ड जो है वो 100% कोवेलेंट होगा, सॉरी 50% कोवेलेंट होगा और 50% जो है वो आयोनिक होगा, ठीक है, बॉन्ड। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो हमारे पास जो है वो 2 से ग्रेटर हो तो वो जो बॉन्ड है वो आयोनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स हो गए। अब नेक्स्ट 3 पॉइंट्स और भी हैं इसी पेज पे, कहते हैं कि आयोनिक बॉन्ड जो है वो
नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, ठीक है, और कोवलेंट बॉन्ड जो है वो डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, ठीक है। और ये जो आयोनिक बॉन्ड जो है वो ये फास्ट रिएक्शन शो करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड जो है वो स्लो रिएक्शन शो करते हैं। ये 5-6 पॉइंट्स हैं आप लोगों ने लाजमी ध्यान में रखने हैं, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स गिव स्लो रिएक्शंस, ठीक है, ये बात हम लोग कर चुके हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स जो है वो ये फास्ट रिएक्शन शो करते हैं और कोवलेंट कंपाउंड्स जो है वो ये स्लो रिएक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई डेंसिटी, ठीक है, और बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें स्ट्रॉन्ग होती है और वॉल्यूम जो है वो स्मॉल होता है जिसकी वजह से उसमें हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड्स की बात कर रहा है और कोवलेंट कंपाउंड्स का जो है वो इसके आप लोग ओलेट्री है वो लिख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म ऑफ द मॉलिक्यूल इज ड्यू टू द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको पता होना चाहिए कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है वो पैरामैग्नेटिज्म जो है वो होता है। अब क्विक ट्रिक टू फाइंड द पैरामैग्नेटिज्म ऑफ द मॉलिक्यूल्स। देखो तीन तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। अब यहाँ पर पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म की बात हुई है कि लाइक उनको आप लोग कैसे जो है वो इजीली फाइंड करोगे। देखो जो भी मॉलिक्यूल होगा ना उसमें आप लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखने हैं, ठीक है। अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए तो वो हमारे पास जो है वो पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल होगा, एक्सेप्ट 10 और 16। 10 और 16 भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो तो वो भी हमारे पास पैरामैग्नेटिक ही होगा। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है, 10 एंड 16 वाला। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इवन हुए एक्सेप्ट 10 एंड 16 तो वो हमारे पास जो है वो डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स होंगे। अब आपसे पेपर में ये चीज़ें तो नहीं पूछेगा, लेकिन पेपर में आपसे जो है वो एग्जांपल्स दे के पूछेगा कि आप लोग बताओ कि ये फॉलोइंग 4 ऑप्शंस हैं, इसमें कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है, या इस तरह से एमसीक्यूज आप लोगों को जो है पूछे जाएंगे। आप लोगों ने इन पर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह जब भी पेपर में किसी भी किस्म का एमसीक्यू आएगा तो आप लोग जो है वो उससे डरोगे नहीं, ईजिली इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सो ये था आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 3। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। थैंक यू।